हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा अंतिम और 5वां अध्याय चल रहा है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यानी हम मुद्रण के बारे में, छपाई के बारे में इस अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं। और आज का विषय है हमारा यूरोप में मुद्रण का आना, यानी यूरोप में जब छपाई आई तो वहां पे क्या हुआ, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। यूरोप में मुद्रण का आना। बच्चों, आपने पिछले अध्याय के अंदर भी देखा था कि किस प्रकार से रेशम मार्ग के द्वारा चीन से रेशम जाता था यूरोप में और अन्य देशों में। ये जो रेशम मार्ग था ये थल और जल दोनों जगह से होकर के गुजरता था। इसका बहुत बड़ा नेटवर्क था और मुख्य रूप से चूंकि इस मार्ग से रेशम जाता था इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ गया था। और रेशम के अलावा अन्य भी चीजें जाती थी, मसाले भी जाते थे। इस प्रकार से हमने देखा कि सदियों से चीन से यूरोप के लिए भी और रेशम और मसाले दोनों ही चीजें बहुत अधिक मात्रा के अंदर रेशम मार्ग के द्वारा जाया करती थी। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे थे और फिर 11वीं शताब्दी के अंदर चीनी कागज भी उसी रेशम मार्ग के द्वारा यूरोप में चीन से पहुंचा। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते से वहां पहुंचा था। जब वहां कागज पहुंच गया तो वहां जो कातिब और जो मुंशी थे वो सावधानी पूर्वक जो लिखते थे और उससे उन्होंने हस्तलिखित पांडुलिपियां बनाई। यानी हस्तलिखित पांडुलिपियों का बनना अब संभव हो सका, मुमकिन हो सका था। कागज ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। जैसे ही वहां पर यूरोप में कागज पहुंचा तो वहां जो कातिब थे यानी लिखने वाले जो थे, मुंशी थे, उन्होंने वो वहां पर पांडुलिपियों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। बोल करके वो जो कोई बोलता था वो लिखते थे और इस प्रकार से पांडुलिपियों का निर्माण होने लग गया था। फिर 1295 के अंदर जो इटली का एक यात्री था, खोजी यात्री मार्को पोलो, वो चीन गया हुआ था और चीन में जाकर के उसने काफी खोजबीन की। वो बहुत दिनों तक रहा वहां पर और विभिन्न चीजों की उसने खोज करके वो 1295 में वापस इटली में पहुंचा था। 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोज यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा था। और जब वो वहां पर उस समय जब वो वहां पर था तो उसने देखा था कि चीन के अंदर जो वुड ब्लॉक तकनीक थी, यानी छपाई की जो वुड ब्लॉक तकनीक थी, यानी कागज की जो तख्ती के द्वारा छपाई का काम किया जाता था, उसने उसको उस चीन के अंदर वो तकनीक काम में ली जाती थी। तो मार्को पोलो ने उस तकनीक को वहां पर देखा, उसको समझा और उसका ज्ञान लेकर के वो इटली वापस लौटा था। चीन के पास वुड ब्लॉक यानी काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से ही मौजूद थी। उसने वुड ब्लॉक तकनीक का अपना आविष्कार कर लिया था। काठ की जो तख्ती के द्वारा छपाई का काम किया जाता था, जो हमने पिछले भाग के अंदर पढ़ा था, और वो तकनीक वहां पर चल रही थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर वहां से लौटा था और फिर तो इटली के अंदर जो सारे इतावली थे वो इस वुड ब्लॉक तकनीक के द्वारा किताबों को छपाई करने लगे और जल्दी ही ये तकनीक थी वो पूरे के पूरे यूरोप के अंदर फैल गई और इसके द्वारा किताबों की छपाई होने लगी। फिर तो इतावली भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्दी ही यह तकनीक बाकी यूरोप में भी फैल गई। लेकिन इन मुद्रित किताबों को तो जो कुलीन वर्ग के लोग थे और भिक्षु संघ के लोग थे वो तो इनको सस्ती और अश्लील किताबें मानते थे। इन मुद्रित किताबों को कुलीन वर्ग और भिक्षु संघ सस्ती और अश्लील किताबें मानते थे। उनके पास जो खुद पढ़ते थे, कुलीन वर्ग के लोग जो खुद किताबें पढ़ते थे, वो तो उनके किताबों के विलासी संस्करण होते थे। और वो विलासी संस्करण किस पर छपते थे? वेलम के ऊपर छपते थे। वेलम क्या चीज थी? वो चर्म पत्र था, यानी जानवरों की चमड़ी से बनाया हुआ जो पेपर होता था वो चर्म पत्र वेलम कहलाता था। और उस वेलम पर जो छपी हुई उनके विलासी संस्करण थे उनको वो पढ़ते थे। इनके लिए छपने वाली किताबों के विलासी संस्करण अभी भी वेलम पर ही छपते थे। वेलम चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को वेलम कहा जाता था। और व्यापारी और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे वो तो केवल ये सस्ती और मुद्रित किताबों को ही पढ़ते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे, पढ़ते थे। किताबों की बढ़ती मांग।
अब जैसे जैसे किताबों की मांग बढ़ती चली गई तो यूरोप के जो पुस्तक विक्रेता थे वो विभिन्न देशों के लिए किताबों का निर्यात करने लगे, किताबें भेजने लगे। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे थे और अलग अलग स्थानों पर पुस्तक मेलों का आयोजन किया जाने लगा था। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे थे। अब किताबों की बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के लिखने के भी नए तरीके सोचे गए थे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए थे। अब केवल अमीर लोगों के पास ही सुलेखक या कातिब नहीं हुआ करते थे, अब तो पुस्तक विक्रेता भी उनको रोजगार देने लगे थे, उनको रोजगार पर रखने लगे थे। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे थे। और ये देख लीजिए, आमतौर पर एक पुस्तक विक्रेता के पास लगभग 50 कातिब काम करते थे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। लेकिन जब किताबों की अबाध मांग बढ़ती चली गई, दिनों दिन रात दिन उनकी मांग बढ़ती चली गई, तो हस्तलिखित पांडुलिपियों के द्वारा इस मांग की पूर्ति करना बहुत मुश्किल था, बहुत असंभव था। लेकिन किताबों की अबाध बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि नकल उतारना बहुत ज्यादा बेहद खर्चीला था। यह समय साध्य भी था, श्रम साध्य भी था, यानी इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता था और श्रम यानी मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। और ये जो पांडुलिपियां होती थी ये अक्सर बहुत नाजुक होती थी। इनको इधर उधर ले जाने में और इनको रख रखाव करना, कहीं पर इनको रखना बहुत मुश्किल और कठिन काम होता था। पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने और रख रखाव में तमाम मुश्किलें होती थी। इसलिए इन पांडुलिपियों का तो जो सर्कुलेशन था, चलन था, वो बहुत ही सीमित मात्रा में ही रहा। इसलिए उनका सर्कुलेशन यानी चलन सीमित रहा। लेकिन किताबों की बढ़ती मांग के कारण जो वुड ब्लॉक तकनीक थी वो बहुत ज्यादा उत्तरोत्तर लोकप्रिय होती चली गई, लोग उसी को पसंद करने लगे थे। किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता चला गया था। और आप देख लीजिए 15वीं शताब्दी के शुरुआत से ही यूरोप के अंदर बहुत अधिक मात्रा में वुड ब्लॉक तकनीक के द्वारा ही कपड़ों के ऊपर भी, ताश के पत्तों के ऊपर भी और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छपने लगे थे। यानी बहुत ज्यादा छपाई का काम शुरू हो गया था। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके, तख्ती की छपाई यानी वही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को ही तख्ती की छपाई भी कहते हैं, और उसका इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। अब देखिए, कोरिया की जिग्जी एक पुस्तक है, पुरानी पुस्तक, उसके बारे में आपको यहां बताया गया है। ये जिग्जी है कोरिया की, उसका ये चित्र है, उसका एक पृष्ठ दिखाया गया है। कोरिया की जो जिग्जी थी वो मूवेबल मेटल टाइप के द्वारा छापी गई सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है, जो आज उपलब्ध भी है। कोरिया की जिग्जी मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से है। इसमें जैन बौद्ध धर्म के बारे में उसकी विशेषताओं को बताया गया है। जैन बौद्ध धर्म कौन सा था? जो जापान का बौद्ध धर्म था वो जैन बौद्ध धर्म था, उसके विशेषताओं को इस जिग्जी में बताया गया है। इसमें जैन बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। इस पुस्तक के अंदर भारत के, चीन के और कोरिया के लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में भारत, चीन और कोरिया के लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया गया है। और इस पुस्तक को 14वीं शताब्दी के अंतिम समय में 1377 में इसको मुद्रित किया गया था। इसे 14वीं शताब्दी के अंत में मुद्रित किया गया था। इस पुस्तक का जो पहला खंड है वो तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका जो दूसरा खंड है वो फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी के अंदर मिल सकता है, वहां पर वो उपलब्ध है। पुस्तक का पहला खंड उपलब्ध नहीं है तथा दूसरा खंड फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। यह जो कार्य था यह मुद्रण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आया था। यह कार्य मुद्रण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन साबित हुआ था और इसी कारण से 2001 के अंदर इसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर इसको अंकित किया गया है। यही कारण है कि इसे 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है।
अब देखिए गुटेनबर्ग, अब गुटेनबर्ग आते हैं और उनकी प्रिंटिंग प्रेस और गुटेनबर्ग के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चों, जब किताबों की बहुत ज्यादा मांग बढ़ने लगी, किताबों को पढ़ने का शौक हो गया था चारों तरफ, तो एक ऐसी तकनीक की आवश्यकता थी, ऐसी तकनीक की जरूरत थी जो सस्ती भी हो और तेज भी हो। मुद्रण के लिए यानी छपाई के लिए एक ऐसी तकनीक चाहिए थी जिसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं हो और बहुत जल्दी जल्दी किताबों छप जाए। बढ़ती मांग के कारण किताबें छापने के लिए तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी, और ऐसा तब हो सकता था जब छपाई की कोई एक नई तकनीक का आविष्कार होता, जिसके कारण तेज किताबें छप जाती, जिसके कारण सस्ती किताबें छप जाती। ऐसा छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव था, और यह कार्य 1430 के दशक में जर्मनी के स्ट्रासबुर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः करके ही दिखा दिया। यह कार्य 1430 के दशक में स्ट्रासबर्ग जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया। गुटेनबर्ग के जो पिताजी थे, पिता उनके व्यापारी थे, और उनका जो गुटेनबर्ग का जो बचपन जो था वो खेती की एक बड़ी रियासत के अंदर पल बढ़ करके बड़े हुए थे। वो गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़ करके बड़े हुए थे, और वो बचपन से ही तेल और जैतून को पेरने की जो मशीन थी उसको वो देखते आए थे। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने का काम भी सीखा था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी थी। फिर उसने सुनारी का काम सीखा था, और शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने में भी उसने महारत हासिल कर ली थी। फिर सुनारी, और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली थी। और उसने इससे उसको बहुत ज्ञान और अनुभव दोनों ही चीजें प्राप्त हुई थी। अलग अलग काम किए थे, तो उसका यह ज्ञान और अनुभव उसके इस नए आविष्कार में काम में आया। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया था। और आप देख लीजिए, इसीलिए जैतून प्रेस प्रिंटिंग प्रेस का एक मॉडल यानी आदर्श बन गई थी। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बन गई थी। उसने क्या किया था कि जो सांचे लिए, उन सांचे बनाए थे, और अक्षरों की जो धातुई आकृतियां थी उनको उस सांचे के द्वारा गढ़ने का काम किया था। साथ ही सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया था। और गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह जो यंत्र था वो पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया था, पूरी तरह से उसको बना लिया था। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था, और उसने जो सबसे पहले किताब छापी थी वो किताब थी बाइबल। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबल। उसने बाइबल की लगभग 180 प्रतियां बनाई थी, जिसमें उसको लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। लेकिन उस समय के हिसाब से देखा जाए तो बहुत तेज गति थी, यानी बहुत तेजी से छापा था उसने। बाइबल की तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज थे। पर यह जो नई तकनीक थी, ये हाथ से किताबें छापने की, जो उसकी पहले हाथ से किताबें जो छपाई का काम चल रहा था उसका स्थान फिर भी नहीं ले पा रही थी। यानी जो गुटेनबर्ग ने जो मशीन लाया और मशीन के द्वारा छपाई का काम प्रारंभ किया था, यह हाथ से छपाई की जगह को नहीं ले पाई थी पूरी तरह से। पर यह नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई थी। और देखिए यहां पर योहान गुटेनबर्ग का चित्र दिखाया गया है। शुरू में तो ये जो किताबें, जो गुटेनबर्ग की प्रेस से जो किताबें छप के आई थी, इनके रूप रंग, इनकी साज सज्जा सारी की सारी जो हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी ही दिखाई देती थी। देखने में ये वैसी की वैसी ही लगती थी। शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी ही दिखती थी। और ये जो इसके धातुई अक्षर होते थे, गुटेनबर्ग की जो प्रेस से छपके आते थे उनमें जो धातुई अक्षर होते थे, उन धातुई अक्षरों की जो बनावट थी वो हाथ से जो लिखी गई शैली थी उसका ही वो एक तरह से उसकी ही नकल जैसी दिखाई देती थी, वैसे के वैसे वो दिखते थे। धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। और फिर हाशिए की जगह पर वो फूल पत्तियों से उसको डिजाइन बना करके सजा दिया जाता था। और अगर अंदर कोई चित्र होते थे और उन चित्रों के अंदर रंग या पेंट भर दिया जाता था। हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए जो किताबें छापी गई थी
उनमें जो छपे पन्नों के जो हाशिए थे वहां पर बेल बूटों के लिए जगह खाली छोड़ दी गई थी कि भविष्य में कभी भी वो किसी से भी वहां पर बेल बूटे बनवा सकें। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती थी। जो भी खरीदार होता था वो अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर वो तय कर लेता था और वो वहां पर उसको सजवा लेता था, वहां पर चित्र बनवा लेता था, डिजाइन बनवा लेता था वो चाहता था जिस पेंटर के द्वारा। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था। अब देखिए गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस का ये यहां पे चित्र दिखाया गया है। इसमें यहां पर देखिए ये यहां पर एक स्क्रू है और ये हैंडल है। इस जब हैंडल को घुमाया जाता था तो ये स्क्रू भी यहां से घूमता था। स्क्रू से लगा लंबा हैंडल आप यहां पर देखिए और इसकी मदद से स्क्रू को घुमाकर प्लाटेन को, अब यहां ये जो स्क्रू था इसके नीचे एक प्लाटेन होता था, उस प्लाटेन को गीले कागज के ऊपर यूं दबा दिया जाता था। प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। प्लाटेन क्या था? प्लाटेन इस छपाई के अंदर एक बोर्ड नुमा संरचना होती थी और इस पर प्लाटेन पर टाइप की छाप होती थी और उस टाइप की जो छाप होती थी उसको गीले कागज के ऊपर मुद्रित करके छपाई का काम कर लिया जाता था। ये प्लाटेन बोर्ड नुमा होते थे, चौकोर होते थे। पहले तो ये काठ के बने हुए होते थे लेकिन बाद में इनको इस्पात से बनाया जाने लगा था। लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले यह बोर्ड काठ का होता था जो बाद में इस्पात का बनने लगा था। यानी वो जो प्लाटेन है वही छपाई का काम करता था, वो जाकर के और गीले कागज के ऊपर जाकर के छाप देता था। गुटेनबर्ग ने जो रोमन वर्णमाला के 26 अक्षर हैं उन 26 अक्षरों के टाइप बनाए और ऐसा जुगाड़ बनाया कि उनको इधर से उधर मूव कराने से शब्द बन जाते थे। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि इन्हें इधर उधर मूव करा करके शब्द बनाए जा सकते थे। और इसीलिए जो गुटेनबर्ग की जो ये प्रिंटिंग प्रेस थी इसको मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन कहा गया था। लिहाजा इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया था और अगले 300 सालों तक यही एक जो छपाई की जो तकनीक थी उसकी बुनियादी तकनीक यही मानी गई थी और अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक यही रही थी। अब जो तख्ती की पुरानी तकनीक थी उसकी बजाय ये जो नई तकनीक आई थी, इस तकनीक के द्वारा बहुत तेजी से किताबों की छपाई होने लग गई थी। पहले जो तख्ती के द्वारा छपाई की जाती थी उसमें बहुत समय लगता था, लेकिन गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छपाई की जाने लगी उससे बहुत ज्यादा मात्रा में किताबों की छपाई होने लगी थी और बहुत ज्यादा तेजी से किताबें छपने लगी थी। तख्ती की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों का इस तरह छापना निहायत तेज हो गया था और जो गुटेनबर्ग प्रेस थी वो 1 घंटे के अंदर लगभग 250 पेजों को छाप देती थी। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था। अब देखिए यूरोप की जो पहली छपी किताब थी जो गुटेनबर्ग ने बाइबल छापी थी उसका एक पन्ना यहां पर दिखाया गया है। ये उसकी जो गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई बाइबल का एक पन्ना है। गुटेनबर्ग ने इस बाइबल की 180 प्रतियां छापी थी लेकिन अब उसकी लगभग 50 प्रतियां ही शेष बची हैं। गुटेनबर्ग ने कुल 180 प्रतियां छापी थी पर उनमें से 50 ही शेष बच पाई हैं। अगर गुटेनबर्ग की इस बाइबल के प्रत्येक पन्ने को हम ध्यान से देखें तो उसमें नई तकनीकों की अनेक देन है। यानी हर पन्ने पर आपको नई तकनीक दिखाई देगी, नई टेक्निक, नए नए चित्र, अलग अलग बातें दिखाई देंगी। गुटेनबर्ग की बाइबल के प्रत्येक पन्नों को ध्यान से देखें तो इनमें नई तकनीक की अनेक देन थी। यद्यपि इस बाइबल को छापा तो गया था गुटेनबर्ग की धातुई टाइप से, लेकिन इसके जो हाशिए वाली जो जगह थी उस पर कलाकारों ने अपने हाथ से बहुत सुंदर चित्र बनाए और टीकाकारी की थी। यानी जो कलाकारों ने जो हाशिए वाली जगह थी उस हाशिए वाली जगह के अंदर बहुत टीकाकारी की और बहुत सुंदर सुंदर सुगढ़ चित्रकारी की थी। इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइप से छापा जरूर गया था पर इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुगढ़ चित्रकारी की थी। और विशेष बात यह थी कि कोई सी भी 180 प्रतियां बनाई थी, इन 180 प्रतियों में से कोई सी भी 2 प्रतियां भी एक जैसी नहीं थी, कोई सी 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी और हर प्रति का हर पन्ना भी अपने आप में अलग था। हर प्रति का हर पन्ना अलग था। अब जैसे पहली बार नजर में देखने से तो एक जैसे लगते थे, ऐसा लगता था कि ये पन्ने एक जैसे ही हैं,
लेकिन जब गौर से देखा जाता था तब उनका अंतर का पता लगता था। जहां पहली नजर में वे एक जैसे लगे भी तो गौर से तुलना करने पर फर्क पता चल जाता था। और हर जगह पर कुलीन वर्ग के लोगों ने इसकी विशिष्टताओं को पसंद किया था। जो इसकी स्पेशल चीजें थी वो कुलीन वर्ग को बहुत पसंद आई थी। हर जगह पर कुलीन तबकों ने इन विशिष्टताओं को पसंद किया था। जो उनके पास था, यानी जो उन पुस्तक उन्होंने खरीद ली थी, जो उनके पास था वो अनोखा था, क्योंकि वो इस बात का दावा कर सकते थे कि इसकी हूबहू नकल कहीं और नहीं मिल सकती है, ये अपने आप में अद्वितीय है, एक ही है। जो उनके पास था वह अनोखा था, वे यह दावा कर सकते थे क्योंकि किसी और के पास उनकी हूबहू नकल नहीं थी। इन इबारतों में कई जगह पर अक्षरों, इसके जो इबारत या पाठ हैं उनमें कई स्थानों पर अक्षरों के अंदर रंग भरे हुए हैं। इन इबारतों में कई जगहों पर अक्षरों के अंदर रंग भरे हुए हैं। रंग भरने के दो फायदे थे, एक तो जो पन्ना था वो रंगीन हो जाता था, और जो पवित्र शब्द थे वो दर्शनीय और अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाते थे। रंग भरने के दो फायदे थे, पन्ना रंगीन हो जाता था और सारे पवित्र शब्द ज्यादा दर्शनीय और महत्वपूर्ण बन जाते थे। लेकिन हर पन्ने पे जो रंग किए गए हैं वो हाथ से ही किए गए हैं, लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से भरे जाते थे। और गुटेनबर्ग ने तो इसकी जो इबारत अथवा पाठों को जो लिखा है वो काले रंग से लिखा है, लेकिन उन्होंने रंग भरने के लिए उसमें जगह छोड़ दी थी। गुटेनबर्ग ने इबारत या पाठ को काले में छापा, पर बाद में रंग भरे जाने के लिए जगह छोड़ दी गई थी। अब देखिए एक मुद्रक की वर्कशॉप दिखाई गई है। 16वीं सदी का यह चित्र है। जो प्रिंटर होते थे और या जिनको मुद्रक बोलते हैं या प्रिंटर बोलते हैं, उनकी वर्कशॉप का ये यहां पर एक ये चित्र है। और इस ये जो 16वीं शताब्दी का ये चित्र है। इस तस्वीर से पता चलता है कि 16वीं शताब्दी में जो मुद्रक या प्रिंटर होते थे उनका कार्यस्थल किस प्रकार का होता था, वो कैसा दिखाई देता था। आप देखिए सारे काम एक छत के नीचे ही हो रहे हैं। इस तस्वीर से पता चलता है कि 16वीं सदी में मुद्रक का कार्यस्थल कैसा दिखाई देता था। सारे काम एक ही छत के नीचे हो रहे हैं। और देखिए यहां पर इसके अंदर जो इसका अग्रभाग है, इस दाहिनी तरफ जो अग्रभाग है, यहां कंपोजिटर बैठे हुए हैं, यानी वो कंपोजिंग का काम कर रहे हैं, शब्दों को कंपोज कर रहे हैं, इबारत या पाठ को कंपोज करने का काम कर रहे हैं। और अगर हम बाईं तरफ की बात करें यहां पर, तो यहां पर गैलीज बनाई जा रही हैं और धातुई अक्षरों पर शाई लगाई जा रही है, जिससे उसका प्रिंट शाही के रूप में आए। और इसके अगर हम पीछे के वाले हिस्से में जाकर के देखें तो यहां पर देखिए ये प्रिंटिंग का काम करने के लिए तैयार खड़ा है, स्क्रू को कसने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। और इसके पास में यहां पे प्रूफ रीडर भी बैठे हुए हैं जो प्रूफ रीडिंग का काम करने वाले हैं। और इसके अग्रभाग में यहां पर देखिए आप, यहां पर ये पन्ने छपे हुए पड़े हैं। ये 2 पेज वाले बड़े बड़े पन्ने हैं, इनका ये छपाई हो चुकी है, यहां पे माल तैयार पड़ा हुआ है। अब तो इसका केवल बाइंडिंग का काम ही शेष बचा है। इस प्रकार ये एक ही छत के नीचे सारा का सारा काम हो रहा है और यहां कंपोज करने का काम हो रहा है। यहां पर आप देखेंगे यहां गैलीज को बनाने का और धातु के अक्षरों पर शाही बनाने का काम हो रहा है। यहां पर प्रिंटिंग का काम हो रहा है, यहां पर प्रूफ रीडिंग का काम हो रहा है और यहां पर तैयार माल पड़ा हुआ है। दाएं छोर पर अगले हिस्से में कंपोजिटर काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, देखिए यहां पर ये दाएं हिस्से में जो अगला भाग है वहां कंपोजिटर काम कर रहे हैं। कंपोजिटर छपाई के लिए इबारत यानी कंपोज करने वाले को कंपोजिटर बोलते हैं। और बाईं तरफ गैलीज तैयार किए जा रहे हैं और धातुई अक्षरों पर शाई लगाई जा रही है। गैली यानी धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती है। फ्रेम होता है गैली, और उसके अंदर जो धातुई अक्षरों को बिछा करके इबारत तैयार की जाती है उसको गैली बोला जाता है। और पृष्ठभूमि में यानी पीछे की तरफ प्रिंटर्स प्रेस के पेज कस रहे हैं। देखो आपने देखा था यहां पर जो प्रिंटर है वो प्रेस के पेज कस रहे हैं और उन्हीं के पास प्रूफ रीडर काम में जुटे हुए हैं। और बिल्कुल अगले भाग में तैयार माल पड़ा है। ये 2-2 पृष्ठ वाले छपे हुए पन्ने हैं जिनकी बाइंडिंग होना ही शेष बचा है। और आप देख लीजिए करीब 100 सालों के दरमियान ही पूरे के पूरे यूरोप के अंदर सभी जगहों पर, लगभग सभी देशों के अंदर छापे खाने खुल गए थे। 1450 से लेके 1550 तक का जो 100 वर्ष का जो अंतराल था, इसमें यूरोप के लगभग सभी देशों के अंदर छापे खाने खुल चुके थे। करीब 100 सालों के दरमियान 1450 से 1550 में यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे।
और जर्मनी के, क्योंकि जर्मनी ने इस कलाकारी को सीखा था, उन्होंने ही सबको बताया था, तो जर्मनी के जो मुद्रक या प्रिंटर होते थे वो अलग अलग देशों में जाते थे और वहां पर छापे खाने लगवा करके आते थे, खुलवा करके आते थे। जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापे खाने खुलवाया करते थे। और जैसे जैसे छापे खाने की, छपाई खानों की संख्या में वृद्धि होती चली गई, तो आप ये देख लीजिए पुस्तक उत्पादन का काम भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गया था। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में भी कमाल की बढ़ोतरी हुई थी। और 15वीं शताब्दी का जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर, मतलब जो 15वीं शताब्दी के आधे के बाद वाले हिस्से के अंदर यूरोप के बाजारों के अंदर 2 करोड़ से भी ज्यादा पुस्तकें मुद्रित होकर के आई थी। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई थी। और 16वीं शताब्दी में तो इन मुद्रित किताबों की संख्या यूरोप के बाजारों में 20 करोड़ पर पहुंच गई थी। यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई थी। और अब हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण ने ले ली थी, और इस यांत्रिक मुद्रण के कारण ही मुद्रण क्रांति संभव हो पाई थी। और इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हाथ की छपाई से चलते चलते और मशीनी छपाई पर पहुंच चुका है मामला पूरा का पूरा। और मुद्रण क्रांति के बारे में अब आज तो हम यही विराम लेते हैं, और अगले भाग के अंदर हम मुद्रण क्रांति और उसका जो असर हुआ था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।